ठीक है, फेमा इंडिया रूल्स कर रहे हैं। रूल नंबर 7 बोलो। Acquisition through rights issue or bonus issue. A person resident outside India and having investment in an Indian company may make investment in equity instruments other than share warrants issued by such company as a rights issue or a bonus issue, provided that A. The offer made by the Indian company is in compliance with the provisions of Companies Act 2013. B. Such issue shall not result in a breach of the sectoral cap applicable to the company. C. The shareholding on the basis of which the rights issue or the bonus issue has been made must have been acquired and held as per the provisions of these rules. D. In case of a listed Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall be at a price determined by the company. E. In case of an unlisted Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall not be at a price less than the price offered to person resident in India. F. Such investment made through rights issue or bonus issue shall be subject to the conditions as are applicable at the time of such issue. G. The mode of payment and attendant conditions for such transaction shall be specified by the RBI. And H. An individual who is a person resident outside India exercising a right which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the equity instruments other than share warrants so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis. एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे Yes. पहले राइट इशू और बोनस इशू क्या होता है? सर राइट्स इशू जो मैं समझ रही हूँ सर, जैसे जो भी हमारे सिक्योरिटीज के अगेंस्ट राइट इशू कर देना, ऐसा सर। जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमने जो 9 कैटेगरीज पढ़ी थी उनके अगेंस्ट राइट एक्सरसाइज करने वाले। राइट इशू कंपनीज एक्ट की टर्म है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि लॉ कहता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है तो सबसे पहले जितने भी शेयर्स इशू करने हैं उसको वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम प्रोपोर्शन में इशू करेगी, अनलेस वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे। तो जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से सेम रेशियो में कैपिटल रेज करती है तो उसको राइट इशू बोलते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये राइट है कि नई कैपिटल में उनको सेम प्रोपोर्शन में शेयर्स दिए जाए। ओके सर। तो दैट मीन्स एग्जांपल देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं रूल 7 की। एक्विजिशन ऑफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, सिक्योरिटी है। एक्विजिशन थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। राइट दोनों में डिफरेंस भी समझ। और बोनस इशू क्या होता है? I don't know sir. Okay, control X, page down. रो बिलो, कोई बात नहीं, ठीक है। बिफोर और आफ्टर में आपको पता चल जाएगा क्या है थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की चीज है कि राइट इशू क्या होता है और बोनस इशू क्या होता है। तभी उसके हम रूल रेगुलेशन समझ सकेंगे। अब यहाँ पे कंपनी है राइट मूव लिमिटेड, राइट, ठीक है। उसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, अनलिस्टेड लिमिटेड और लिस्टेड लिमिटेड। दो टाइप के होते हैं। हम पहले अनलिस्टेड पकड़ के चलते हैं। अब इसमें शेयर होल्डर्स जो है दो शेयर होल्डर है, सपोज आप दोनों ही शेयर होल्डर हो। आपके पास इस कंपनी के 200 शेयर्स है और ज्योति के पास 100 शेयर्स है, राइट, जिसमें ज्योति नॉन रेजिडेंट है, आप रेजिडेंट हो। ओके, अब कंपनी को आवाज आ रही है ना? यस सर। तो ये हो गए इसके शेयर होल्डर।
अभी कंपनी इशू करना चाहती है राइटमूव लिमिटेड फर्दर शेयर्स 600 at the rate of ₹50. ओके, सो दैट मीन्स कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है? ₹3000 3000 एट ₹50 या यूएसडी में करोगे तो जो भी है, मतलब कंसेप्ट समझ लो पहले। अब ये जो Yes, sir. 600 शेयर्स इशू करने हैं, तो अगर तो ये राइट इशू है, हुँ? तो आप लोगों की रेशियो क्या है शेयर होल्डिंग की? 2:1। Yes, sir. तो आपको ये शेयर्स इशू किए जाएंगे, आपको ऑफर दी जाएगी, ऑफर टू राशि 400 शेयर्स एंड टू ज्योति 200 शेयर्स, वो भी एज ए राइट। किस चीज का राइट? बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। Shareholder. Yes. तो आपको एक राइट मिल रहा है बीइंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि जो भी नए शेयर्स इशू करने हैं, जो फर्दर शेयर्स इशू आप कर रही हो, वो आपको पहले ऑप्शन दी जाए लेने की। तो सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यू चूज टू सब्सक्राइब, तो आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा 400 इंटू 50, Yes, Yes, sir. और ज्योति को देना पड़ेगा 200 इंटू डॉलर में, अगर 50 इज Into $1, dollar. Yes. राइट। ये Yes. ऐसे देगी। अब यहाँ पे क्योंकि यूएस डॉलर आ गया तो फेमा इन्वॉल्व हो गया, अगर दोनों ही इंडियन होते तो फेमा इन्वॉल्व नहीं था। Involved नहीं था. Yes, sir. अब ये तो था राइट इशू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में, इन एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन शेयर ऑफर किए गए, राइट। और बोनस में क्या होता है, these 600 शेयर्स सेम रहेगा, लेकिन फर्क क्या है, ऑफर की जगह क्रेडिट कर दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, Okay, वो direct. एट 0, एट 0 एज बोनस। दिवाली पे बोनस मिलता है, वो सैलरी का पार्ट होता है कि सैलरी के अलावा होता है? सैलरी के अलावा होता है. हाँ, तो ये जो बोनस शेयर है जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसके अलावा मिल रहे हैं बिना कोई खर्चा किए, Okay, sir. तो ये आपका दिवाली का बोनस है, जहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। और राइट इशू में आपको पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में वो पहली ऑफर दी जा रही है कि आप चाहिए तो आप पैसा दे के ले लो। तो कंपनी को अगर फंड रेस करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वो रेस कर रही है। क्लियर दोनों में फर्क? Yes, sir. तो राइट इशू क्या है और बोनस इशू क्या है? सर राइट इशू वो है जहाँ पर मतलब एग्जिस्टिंग, मतलब जब भी कंपनी को अपना कैपिटल बढ़ाना है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम प्रोपोर्शन में शेयर करेगी। इसमें फेमा मतलब एनडीआई रूल्स तब आ रहे हैं जब जो शेयर होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है। हाँ, तो क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा और बदले यस में सर, उसको पैसा शेयर्स देना, मिलेंगे। यस हाँ, सर, देने पड़ेंगे। एंड बोनस इशू में बस ये ऑप्शन एक्सरसाइज का वो नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट आपको मिल आपके जाएंगे उसमें क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स और एज आपको बोनस। कोई पैसा नहीं देना है, देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन है एक्विजिशन सेक्शन, थ्रू सॉरी राइट सर, इशू। रूल 7। हाँ, या रूल एक्विजिशन थ्रू राइट और बोनस इशू। सब कोई बोनस इशू। नॉन रेजिडेंट जब राइट या बोनस इशू के थ्रू शेयर्स लेता है तब क्या रूल रेगुलेशन लगेंगे, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम पहले इसको, एग्जाम्पल हो गया हमारा, सेक्शन को नीचे लेते हैं। ये रूल था। यस अब क्या क्या कंडीशन उन्होंने बोली इस चीज के लिए, अब एक एक कंडीशन को हम समरी में लिखते हैं कि अगर आपको ऐसा करना है यस तो क्या क्या ध्यान देना है कंपनी को। यस। A, the offer made by the Indian, sorry, a person resident outside India and having investment in an Indian company may make investment in equity instruments other than share warrants issued by such company as a rights issue or a bonus issue, provided बस that बस A, बस बस it सबसे should पहले, be in सबसे compliance. रुक जाओ, सबसे पहली कंडीशन, कैन बी ऑफ ओनली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूडिंग Other than share warrant. शेयर वारंट। क्या थे?
सर इन्वेस्टर्स का Option. ESOP है एक तरीके से, हाँ. वहाँ पे इन्वेस्टर्स को ऑप्शन मिलता है. Option to acquire shares हाँ, to investors. एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट विद इन 18 months. Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में आपको सबसे पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, हाँ आप कर सकते हो शेयर वारंट छोड़ के. तो अगर कोई आपसे Yes, sir. पूछे कि हमें बोनस शेयर दे, बोनस वारंट देने हैं, तो क्या हम बोनस वारंट दे सकते हैं? No, sir. नहीं दे सकते. फिर अगर ये देना है तो उसके लिए अभी क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अब वो नंबरिंग Yes, करके sir. हम कंडीशंस First है, देखते हैं. यस सर, फर्स्ट है कि कंपनीज एक्ट से कंप्लायंस में होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 से. चलो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन. हाँ बाबू एक सेकंड. ठीक है, क्या है पहली कंडीशन? ए, सो पहला, यस, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013. कंप्लाइंट विद CA 13. ठीक है, यस. तो राइट इशू और बोनस इशू के सेक्शन का आपको ध्यान देना है कि उसकी कंप्लायंस से करें. देन सेकंड है, सच इशू शैल नॉट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ सेक्टोरल कैप एप्लीकेबल टू द कंपनी. तो शेड्यूल 1 में मेंशन होगी सर, नोट टू वायलेट सेक्टोरल कैप्स. सेक्टोरल कैप. ओके, और क्या कंडीशन? The shareholding on the basis of which the rights issue or the bonus issue has been made must have been acquired and held as per the provisions of these rules. दैट मीन्स आपने फेमा के शेयर्स जो थे सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ NDI रूल्स एक्वायर किए हो. हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ NDI रूल एक्वायर किया हो. ये किसको फॉलो करना पड़ेगा? ये सिर्फ NR को फॉलो करना पड़ेगा, NR को फॉलो कर. क्योंकि उसके लिए ही लग रहा है. अब ये कैसे होता है? जब आपने 600 शेयर्स का इशू किया तो जो भी कंप्लायंस आप कर रही हो आप सिर्फ ये ज्योति वाले पोर्शन के लिए कर रही हो, यस सर. क्योंकि वो NR है. अब ज्योति को 200 तभी मिल सकते हैं जब उसने एग्जिस्टिंग 100 शेयर फेमा के थ्रू लिए थे, फेमा की कंप्लायंस Yes. से. अब ऐसा नहीं है कि ज्योति पहले इंडियन थी तब लिए थे, बाद में वो आउट ऑफ इंडिया चली गई और अब बोल रही है कि फेमा लगेगा, हाँ सर, वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि तब जब शेयर्स लिए थे तब उसने फेमा की तब तो कंप्लायंस नहीं, रेजिडेंट थी. तब कंप्लायंस नहीं. नहीं करी थी. तो ये क्लॉज बोल रहा है कि वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फेमा की कंप्लायंस में ही एक्वायर किए होने चाहिए. अगर ये सब कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आप राइट टू इशू या बोनस इशू नहीं कर पाओगे. यस. देन व्हाट एल्स इज देयर? ओके, अब लिस्टेड है तो If in case of listed company, the rights issued to person resident outside India shall be at a price determined by the company. और अनलिस्टेड है तो सर इसके लिए एक और होता है कि लेस, मतलब मोर देन 10% होगा तभी FDI ट्रीट होगा. नहीं, वो इसमें नहीं है कंसेप्ट. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? अभी आपने यहाँ राइट इशू का एक प्राइस लिखा, राइट? अभी हमने एग्जांपल लिया था कि आपको 50 रुपीज $20. ये प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो यहाँ पे प्राइस का रूल चल रहा है, इशू प्राइस अगर लिस्टेड है तो कंपनी डिसाइड करेगी, एंड अनलिस्टेड है तो शुड नॉट बी लेस देन इशूड टू रेजिडेंट. तो अगर अपने केस में आपको मैं राशि 100 रुपए में दूं और इनको $1 में दूं जो 50 रुपीज के इक्विवेलेंट है, तो ये नहीं चलेगा. समझे क्या? यस सर, अब समझ. तो वहां पे लिखा हुआ है उसने कि लिस्टेड कंपनी में इशू प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी किससे कितना देना है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में NR should not be issued share Less than the at a issue to price the resident. less than issued to resident.
क्लियर? Okay, sir. तो ये ई हो गया इश्यू प्राइस। दोनों क्लियर है वहां पे लिखी हुई बातें? ये कब आएगा? Yes, अभी sir. कोई असाइनमेंट आई आपको कि हमको राइट इशू करना है, तो आपको पहले ये सब कंडीशंस उनको पढ़ के बतानी पड़ेगी कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। Okay, sir. डन। Such investments, ये हो गया, हाँ. F. Such investment made through rights issue or bonus issue shall be subject to the conditions as are applicable at the time of such issue. अगर कंपनी ने कोई कंडीशंस लगाई हैं जो एप्लीकेबल है उनके ऊपर, तो वो कंडीशन फॉलो करनी है जी। Yes, sir. The mode of payment and attendant conditions for such transactions shall be specified by RBI. दैट मीन्स अब इसके नीचे रूल आएगा, अगर रेगुलेशंस Yes, आएंगे, sir. क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को Yes. पावर दी कि एक्चुअल में कैसे करना है। ये तो उन्होंने लॉ बोल दिया, लेकिन प्रोसीजरल क्या है, कौन सा फॉर्म भरना है, पैसा क्या कैसे भरना देना है, तो वो जो मैनर पे ऑफ पेमेंट रेगुलेशंस हैं वो यूज हो गए यहाँ पर। F, Yes. तो दो चीजें लिखते हैं, एक सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस, देन सब्जेक्ट टू मोड ऑफ पेमेंट एंड कंडीशंस एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। ये रूल्स है, रूल्स के अंदर रेगुलेशंस है। आगे H. An individual who is a person resident outside India exercising a right which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the equity instruments other than share warrants so acquired on the exercising the option on a non-repatriation basis. इसका कहना क्या है कि अगर आपके ओरिजिनल शेयर इंडियन थे जब आप रेजिडेंट थी, लाइक एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ज्योति वाज रेजिडेंट, ठीक है, लेटर मूव टू यूएस एंड राइट इशू आया, तो जो डॉलर्स देगी, क्योंकि जो ओरिजिनल शेयर्स थे वो तो इंडियन करेंसी के थे, Yes. तो जो ये डॉलर देगी वो वापस नहीं ले जा सकती, वो इंडियन करेंसी में ही रहेंगे, उसके बदले में आप डॉलर नहीं ले सकते। Okay, sir. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, if shares acquired while resident and at the time of issue non resident, तो जो भी मनी डाय, अब यहाँ पे आप कितना ला रहे थे, अगर आपको 1 USD देना था आपको, 200 USD जो है वो आप वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करके नहीं ले जा सकते। देन टू इन्वेस्ट ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, तो वो एज गुड एज इंडियन रुपीज हो गया, गवर्नमेंट को वो पैसा बाहर वापस नहीं करना। ये मानते हैं कि अगर आप इंडिया में रहते तो इंडियन करेंसी देते ना। क्लियर है? Yes, sir. कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा कि क्या क्लियर है। हाँ sir. ठीक है, चलो समझा दो मेरे को भी 2 मिनट के अंदर क्या कह रहा है Yes, ये sir. rules। तो रूल 7 सर बात करता है एक्विजिशन थ्रू राइट इशू और बोनस इशू, एंड वो ये बताता है कि इसके कब कब मतलब व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि दीज बोथ द राइट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट ओनली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर फर्दर शेयर वारंट्स आर excluded. Now there are certain conditions that needs to be fulfilled while these both the rights are being acquired. So first is while issuing such rights, these should be in compliance with the Companies Act 2013. कोई सेक्टोरल कैप वायलेट नहीं होना चाहिए जो इस रूल और रेगुलेशंस में मेंशन्ड है। सी बोलता है सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो जब भी आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट ऐसे कोई राइट कर रहे हो तो वो एनडीआई रूल्स के को फॉलो करने चाहिए। उसके मतलब पहले ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एनडीआई रूल्स को फॉलो करते हुए ही अक्वायर्ड होने चाहिए, इशूड होने चाहिए, तभी वो नॉन रेजिडेंट को हम भेज सकते हैं, रिपैट्रिएबल बेसिस पे दे पाएंगे। यस सर, या आगे या
So issue price क्या होगा इनका, तो for listed company the company can decide, and for unlisted it should not be less than as to what was offered to a resident. So that, and another F is जो भी उस टाइम की applicable condition है, जो भी उस टाइम पे वो होना चाहिए. G है कि it should be subject to the mode of payment and RBI regulations. प्रोसीजर मतलब रूल्स यहाँ पे मेंशन है, बट आरबीआई इसका जो भी फॉर्म भरना है डे टू या डे जो भी है फर्दर फॉर्मेलिटीज है वो आरबीआई रेगुलेट कैसे होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगा. देन एच इज अगर शेयर एक्वायर करे थे, जब फॉर एग्जांपल इफ आई वाज ए रेसिडेंट व्हेन आई एक्वायर्ड द शेयर एंड अभी राइट इशू के टाइम पे आई एम एन नॉन रेसिडेंट, तो वो नॉन रेपुटेशन बेसिस पे होगा. इसका मतलब है पैसा तो डॉलर में आएगा लेकिन कभी वापस डॉलर में नहीं जा पाएगा. यस सर. और इसका मतलब जो आदमी रेजिडेंट था बाद में नॉन रेजिडेंट, तो एनआरआई की कैटेगरी में आ रहा है. तो आपको जब भी देखोगे आपको दो कैटेगरी के एनआरआई दिखेंगे, एनआरआई रिपेट्रिएशन बेसिस, एनआरआई नॉन रिपेट्रिएशन. एनआरआई नॉन नॉन रेपुटेशन बेसिस. तो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस वो है जिन्होंने पैसा लेने के लिए या करने के लिए या तो इंडियन करेंसी यूज की है या ये कंडीशन दिया कि हम पैसा बाहर नहीं लेके जाएंगे. यस सर. एच वाले के नीचे हमें एक एग्जांपल लिख लें क्या किस चीज का? सर? इसका नॉन रिपैट्रिएशन वाले का एक छोटा सा एग्जांपल लिख लें क्या यहीं पर? 100 शेयर्स 2018 रेजिडेंट. ओके, कंट्रोल जेड. उसके बाद ज्योति 100 शेयर्स राइट इशू USD 1 2021 नॉन रेजिडेंट. ठीक है. सो ये कहता है कि ज्योति will give 200 USD on non-repat basis. That means can't be converted back on sale in USD. Right? यस सर. यही है ना? यस सर. चलो, रूल 7 हो गया. अब रूल 7A. 7A, acquisition after renunciation of rights. A person resident outside India who has acquired a right from a person resident in India who has renounced it may acquire equity instruments other than share warrants against the said right as per pricing guidelines specified under Rule 21 of this rules. अब ये क्या हो रहा है? रिनंसिएशन क्या होता है? लीविंग इट, छोड़ देना. ठीक है. तो राइट इशू में एग्जांपल मैं समझाता हूँ. पहले राइट इशू में कैरेक्टरिस्टिक होती है राइट टू रिनाउंस. अब यहाँ पे आप देखो मैंने वर्ड यूज किया था ऑफर किया है राशि को, कंपल्शन नहीं है. यस. तो अगर ऑफर है उसने ये ऑफर रिनाउंस कर दी, बोलती है मैं नहीं लूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी 400 शेयर्स की ऑप्शन है वो ज्योति और एनी अदर पर्सन who may be A below शांति नॉन रेजिडेंट ब्लैकी बढ़िया. हाँ, राइट. ज्योति और एनी अदर पर्सन जो कि रेजिडेंट दे विल सब्सक्राइब. अब इस केस में ज्योति कैन बाय हाउ मच शेयर्स? 200 अपने और 400 जो राशि वाले थे. तो टेक्निकली शी कैन पे 600. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ गया? पहले उनको 200 के ऊपर तो सिर्फ ₹1 देना था, $1. यस सर. और ये प्राइस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते थे. सिर्फ इतनी कंडीशन थी कि नॉन रेजिडेंट के प्राइस से नीचे नहीं होना, रेजिडेंट के प्राइस से नीचे नहीं होना चाहिए. ये बैकग्राउंड म्यूजिक, यही रिस्ट्रिक्शन थी. अगर आपने ये क्लॉज देखा था अनलिस्टेड कंपनी के केस में,
Yes, sir. Yes. NRI should not be issued at a price less than, और उसमें था कंपनी जो भी रेट डिसाइड करे। लेकिन प्राइसिंग गाइडलाइन क्या बोलती है कि आपको वैल्यूएशन कराना है CA से, मर्चेंट बैंकर से। Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने अपने शेयर्स लिए तब तो आपको into 1 देना था, लेकिन ये जो रिनाउंस किए हुए शेयर लिए तो उसके लिए वैल्यूएशन कंपलसरी है, उस रेट से नीचे आप नहीं ले सकती। तो अगर कोई कंपनी रिनाउंसिएशन की भी ऑप्शन दे रही है तो उसको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, और इश्यू प्राइस उस वैल्यूएशन रिपोर्ट से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में आप लोग शांत रहते, फिर मुझे लगता है कि ऊपर से तो नहीं चला गया। नहीं सर, सर सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, सुनना और समझने में फर्क है। जब आप लोग शांत है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से निकल गया लगता है। नहीं नहीं आ सर, रहा वो है, सुन समझ रहे में। थे, वो रूल 21 का हाँ। फिगर आउट कर रहे थे सर। चलो, हाँ अभी बताओ, पढ़ो उस कंटेक्स्ट में क्या कह रहा है। Section 8 issue नहीं नहीं 7. 7 एक बार जो भी मैंने बोला उसी कंटेक्स्ट में यही बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है? A person resident outside India who has acquired a right from a person resident in India who has renounced it may acquire equity instruments other than share warrants against the said rights as per the pricing guidelines specified under Rule 21 of these rules. तो रूल Sir, 21 वही है जो pricing guidelines है, right? दैट मींस आपको वैल्यूएशन कराने के बाद उस रेट से नीचे Valuation. नहीं देना। Yes. तो समरी में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 7A को, रूल 7A, रिनाउंसिएशन क्या स्पेलिंग है? रेन्यूंसिएशन, यार इंग्लिश में तो खराब करके रेन्यूंसिएशन, रेन्यूंसिएशन, ठीक है, ऑफ राइट, यही है। Yes, sir. और इसके लिए उन्होंने क्या बोला, क्या कंडीशन है कि सर इसमें यही बोला है कि अगर ऐसा राइट मतलब And अगर नॉन रेजिडेंट ने एक acquiring. रेजिडेंट से शेयर्स अक्वायर करे, इक्विटी शेयर नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स राइट, अक्वायर राइट करे, नहीं, हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं, राइट, राइट, yeah. एक्वायरिंग राइट, एंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको, यस, एंटाइट अगेंस्ट Settlement. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं, एंटाइटलमेंट टू एक्वायर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देन pricing देन it should be as per guideline the pricing guidelines of 21. that is सर आप एक बार ये, हाँ रिपोर्ट सर ये राइट एंटाइटलमेंट वाला बताओ। अभी आपका राइट एंटाइटलमेंट क्या था, 200 शेयर्स पे आपको 400 शेयर मिल रहे हैं, तो आपकी Yes. राइट एंटाइटलमेंट कितने शेयर्स हो गए? 400 शेयर्स। 6, वो एंटाइटलमेंट के को आपने रिनाउंस कर दिया, तो अब हाँ, yes. जिसकी भी फेवर में अनाउंस किया, नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू हाउ मच शेयर्स? 400 शेयर्स। 400, तो ओके, ये या so आपके एंटाइटलमेंट क्या हुई, हर एक शेयर पे 2 शेयर मिलना। अगर राइट इशू की रेशियो बोलोगे तो आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू गेट 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। तो ये जो राइट आपको मिला है इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट। ओके सर। और जल्दी क्या होता है, राइट इशू ना डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, तो इसलिए ये राइट भी लोग बेच देते हैं। ओके, अगर सपोज ये कंपनी का रेट 50 रुपए चल रहा है मार्केट में, कंपनी राइट इशू लेके 30 रुपए में राइट इशू ले आती है, कि आपको 30 रुपए में वो शेयर मिलेगा 50 वाला, लेकिन आपके पास वो लेने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप ज्योति को बोलते हो मेरे को 5 रुपए दे दे, कोई तू ही ले ले, 30 रुपए तू ही डाल, तो ज्योति को कितने में पड़ गया, 30 + 5 35 में, स्टिल शी इज इन 15 रुपीज प्रॉफिट। तो जो राइट एंटाइटलमेंट है ये भी ऐसे ट्रांसफर होते हैं, रिनाउंसिएशन में लोग पैसा देके दूसरे को दे देते हैं अगर वो डिस्काउंट पे है तो। क्लियर है? Yes, sir. ये भी ना परसों पता चलेगा जब पूछूंगा, यस सर, डन। क्योंकि जिस चीज को आप अंदर रजिस्टर नहीं कर पाओगे वो भूल जाओगे। नहीं सर आ रहे हैं सब। चलो अभी अगला ईसोप। ईसोप की असाइनमेंट किसी ने करी थी तो वो मुझे बताएगा क्या है ईसोप। यस सर, डन। इशू सब पहले पढ़ लेते हैं। 8
Rule 8. Issue of employee stock options and sweat equity shares to person resident outside India. An Indian company may issue employee stock option or sweat equity shares to its employees or employees or directors of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary or subsidiaries who are resident outside India, provided that A. The scheme has been drawn either in terms of regulations issued under the SEBI Act 1992 or the Company Share Capital and Debenture Rules 2014, as the case may be. B. The employee stock option or sweat equity share so issued under the rules or regulations are in compliance with the sectoral cap applicable to the said company. C. The issue of ESOP or sweat equity shares in a company where investment by a person resident outside India is under the approval route shall require prior government approval, and issue of employee stock option or sweat equity shares to a citizen of Bangladesh or Pakistan shall require prior government approval, provided further that an individual who is a person resident outside India exercising an option which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the shares so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis. ठीक है. Yes, sir. अभी पहले तो मुझे बताओ, इस दोनों एक एक चीज बता दो. ये एक ज्योति स्वेट इक्विटी क्या होता है? Sir, it is given to directors or promoters of the company, considering their hard work and some intellectual property right to them. Like उन्हें अपना मेहनत करा है तो उसके लिए उनको वो right दे रहा है, IP rights. और ये सब क्या होता है राशि? सर ESOP वही होता है जहाँ पे मतलब टू रिटेन द एम्प्लॉयज और उनका मोटिवेशन करने के लिए उनको एक ऑप्शन देते हैं कि ओके यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ अगेंस्ट द शेयर जो तुम फ्यूचर में मतलब इतने टाइम लिमिट के बाद यू कैन एक्सरसाइज. उनके पास वो एक्सरसाइज करने का राइट होता है और तभी उनको एक्सरसाइज करने पर अलॉट होते हैं शेयर्स. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंडियन कंपनी वर्ड यूज किया है, एंटिटी यूज नहीं किया. यस सर. तो इसमें सर दो चीज LLP नहीं होगी है ना. इंडियन एंटिटी ही कंपनी प्लस ये पर्सन भी यूज नहीं किया. LLP. यस सर. एंड फंड सर जो म्यूचुअल एक फंड में ये सब भी हट गए. खाली इंडियन Yes, sir. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट वो कवर Companies कर Act. रहा है. इसमें सर मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों होगी, और जैसे जो फर्स्ट रेगुलेशन में दे रखा है सेबी तो वो पब्लिक के लिए हो जाएगा और कंपनीज के जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स है वो प्राइवेट हो जाएगा. अनलिस्टेड नहीं, प्राइवेट नहीं. पहला लिस्टेड के unlisted. लिए और दूसरा अनलिस्टेड के लिए. अनलिस्टेड. या अब इसको समरी में हम यहाँ लिखते हैं. यस रूल 8 है. लेकिन अब ये ध्यान दो कि ये सिर्फ लॉ बता रहे हैं कंपनीज एक्ट की तरह, लेकिन इससे आप एक्चुअल काम नहीं कर पाओगे. एक्चुअल काम रेगुलेशंस में आएगा. फेमा का आपने पढ़ भी लिया. अब मैं बोलूं अभी आप इशू कर दो और क्या फॉर्म फाइल करने कर दो, तो आपको अभी कुछ नहीं पता चल रहा. वो आपको रेगुलेशंस में आएगा. ESOP एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो इसमें सबसे पहले तो कौन होगा? एक कंपनी होगी, राइट मूव लिमिटेड. ये किस किस को इशू कर सकती है? सबसे पहली कैटेगरी है, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा. ओके. सबसे पहले RM राइट मूव लिमिटेड. ये कर सकती है अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को. राइट. पहला वर्ड ये था. Yes, sir. मैं Yes, sir. इशू टू एम्प्लॉई और डायरेक्टर. ठीक है. फिर अगली कंपनी है राइट मूव होल्डिंग लिमिटेड, जो इसकी होल्डिंग है. होल्डिंग कंपनी क्या होती है? इन्हीं के मतलब इनसे पेरेंट कंपनी पेरेंट का wholly पेरेंट owned by कंपनी the parent जो इनकी मालिक है. Yes, sir. होली ओन पार्टली ओन, लेकिन 51% से ज्यादा कंट्रोल करती है. Yes, sir. Yes. तो ये राइट मूव लिमिटेड जो है वो अपने खुद की कंपनी को के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को ESOP दे सकती है. इवन ये अपने शेयर अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को दे सकती है. Yes, sir. देन और किसको दे सकती है? जॉइंट वेंचर को. तो सेम चीज. जॉइंट वेंचर क्या होता है? व्हाट इज जॉइंट वेंचर?
Anybody home? Hello. Hello.